नमस्कार. IBN लोकमतच्या या खास कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. आपल्या सोबत आहेत अरुणा रॉय. अरुणा रॉय यांना सगळा देश ओळखतो. मॅग्सेसे पुरस्कार विजेते आहेत त्या. मजदूर किसान शक्ती संघटन या त्यांच्या संघटनेने राजस्थानमध्ये आणि देशभरामध्ये मोठं काम केलेलं आहे. नॅशनल ॲडवायझरी काउन्सिल जी आहे सरकारची, सोनिया गांधींची, त्याच्या त्या सदस्य सुद्धा आहेत. आणि देशामध्ये जो RTIचा कायदा झालाय तो बनवण्यामध्ये, त्यासाठी आंदोलन करण्यामध्ये आणि सरकारवर दबाव आणण्यामध्ये अरुणा रॉय यांचाच पुढाकार होता. अरुणा रॉय सध्या चर्चेत आहेत कारण त्यांनी एक लोकपाल विधेयक बनवलेला आहे. लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनवलेला आहे, जो मसुदा सरकारी मसुदा आणि अण्णा हजारेंच्या टीमचा मसुदा यापेक्षा वेगळा आहे. अरुणा रॉय यांनी काल दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली आणि या मसुद्याबद्दल माहिती दिली. मला अरुणा रॉय यांना आज नेमकं हेच विचारायचं आहे की त्यांच्या मसुद्यामध्ये असं खास काय है, आणि इतरही मुद्द्यांवर मी त्यांच्याशी बोलणार आहे. अरुणा जी, स्वागत आपका IBN लोकमत में. मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका जो लोकपाल ड्राफ्ट है, लोकपाल बिल का आपका जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में क्या है, ऐसी क्या खासियत है? हमारा जो ड्राफ्ट है, वैसे हमारे जो ये चर्चा है, ये जन लोकपाल और हमारा वो साथ साथ करीब शुरू हुआ और उसके बीच में जब चर्चा होती रही तो कुछ मतभेद भी हुए. मतभेद ऐसा हुआ कि वो अन्ना वाले जो टीम है वो चाहता है कि एक ही मसौदा हो जिसमें सारे कुछ निगरानी एक ही मसौदा के तहत किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री से लेके पियोन तक हो और न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के से लेके मुंसिफ मजिस्ट्रेट तक और सरकारी कर्मचारी सारे के सारे आए. तो हमारा इसमें हमारे सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान जो है NCPRI, उसका ये कहना है कि इतना बड़ा ढांचा बनाएंगे तो अपने वजन से वो ढस जाएगा और सरकार, पूरे सरकार से ज्यादा सशक्त उसको बना देंगे तो वही बीमारियां उसमें भी आ जाएंगी. इसलिए हमारा ये कहना है कि एक ढांचे के जगह हम 5 ढांचे बनाएं, उसमें शिकायत वाला ढांचा को अलग करें और भ्रष्टाचार वाले ढांचे को अलग करें. इसमें भ्रष्टाचार वाले ढांचे में एक होगा जो उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और उच्च स्तरीय जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार को देखेगा. वो एक अलग से ढांचा होगा जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, प्रधानमंत्री की जवाबदेही भी होगी, मगर उसमें 2 कैविएट्स हम लोगों ने लगाया है NCPRI वाले बिल में. एक तो डायरेक्ट उनका जो रिस्पांसिबिलिटी होगा करप्शन का वही कवर होगा, वाइकेरियस रिस्पांसिबिलिटी कवर नहीं होगा. और हमने ये भी कहा है कि पूरे लोकपाल के बेंच बैठ के प्राइमा फेसी है कोई केस, उस पर निर्णय लेना होगा और ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी तय करेगा तो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट PM हो सकता है. हमने उसमें ये भी लिखा है, वो उच्च स्तरीय ये जो कानून का ये जो करप्शन का ढांचा हम बना रहे हैं, सजेस्ट किया है, उसमें ये भी कहा है कि जो भी उच्च स्तरीय कोई भी राजनेता या कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ कोई कॉरपोरेशन हो, कोई जनता से कोई हो, उससे कोई NGO से कोई हो, कोई भी हो, वो को अक्यूज होगा और उस समय वो कहाँ स्थित है उससे कोई लेना देना नहीं है. दूसरा हमने ये ढांचा सजेस्ट किया है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स के लिए अलग बिल बननी चाहिए. ये काफी सारे अच्छे न्यायमूर्ति, ऑनेस्ट न्यायमूर्तियों के साथ बात करने के बावजूद हमने ये तय किया, जिसमें जस्टिस वर्मा, जस्टिस वेंकटाचलैया, जस्टिस शाह और कई सारे जजेस के साथ बात की है जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो ईमानदार रहे हैं. उनका कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को हम कायम नहीं रखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेपरेशन के पीछे जो एक विचार था कि सेपरेशन नहीं होगा तो कोल्यूशन होगा, उसको हम तोड़ेंगे तो सर्कुलरिटी हो जाएगी कि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट को लोकपाल देखेगा, तो मिली भगत होने का सारा संभावना है. और सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस नहीं हो तो कई सारे न्याय के मामले में जो अच्छे अच्छे निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट से वो संभव नहीं होंगे. तीसरा ढांचा है सरकारी कर्मचारियों का, जिसमें हमने कहा है कि जो CVC बिल है उसको स्ट्रेंथन किया जाए. उसमें एक सिंगल डायरेक्टिव है अभी, वो क्या है
कि आप अनुमति सरकार के बगैर आप कोई भी प्रोसीजरल मैटर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नहीं ले सकते हैं। हम कहते हैं इसको भंग किया जाए, उनके लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म दिया जाए और वो लोग इसको संभालें। हम लास्ट में कहते हैं कि एक ग्रीवेंस रिड्रेस का अलग से बने, समस्या समाधान या शिकायत समाधान के लिए अलग से बनाया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार का पूरा रूप, उसका ढांचा अलग है और शिकायत का ढांचा और रूप अलग है। हमारे इस देश में हम 1 अरब लोग हैं, एक घर से भी एक शिकायत मान लीजिए तो कितनी शिकायतें होंगी। क्या ये लोकपाल में जाके लोकपाल इसका निवारण कर पाएगा? हम कहते हैं इससे अच्छा है कि जो अभी महानरेगा के तहत, राइट टू फूड के तहत, राइट टू हेल्थ के तहत नीचे से ऊपर तक जो ढांचा बनाने की बातें आ रही हैं, उस ढांचे में जनता ही खुद अपने लेवल पे समाधान करने के लिए पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, और वहां ना होते ऊपर जाने के लिए एक अलग से एक मैकेनिज्म बनाया जाए। ये बात है। सभी जगह कोई विसिल ब्लोअर है, जो मतलब अंदर रहते हुए कोई शिकायत करने वाले कर्मचारी हो, उसके ऊपर भी हमला होता है। जैसे आरटीआई के खूब सारे लोगों को मारा गया है। तो हम कहते हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए एक कानून और बनाया जाए। कारण क्या है कि मैं बहुत साल पहले सरकार में कार्य करती थी, उस समय मुझे लगा, अंग्रेजी में एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हमारा है कि इतना बड़ा ढांचा बना के पूरे देश के सारे कर्मचारियों के ऊपर, सारे न्यायमूर्तियों के ऊपर, सारी चीज के ऊपर एक ढांचे का निगरानी रखेंगे। मान लीजिए वो भ्रष्ट हो जाता है तो सारा हमारा देश ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी फीजिबल नहीं है और अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स भी नहीं है। ये हम मान के हम लोगों ने जन लोकपाल का एक क्रिटिक किया है। सरकारी बिल भी काफी चीजों में भयंकर कमजोर है और कहीं कहीं खतरा भी है। एक तो वो पीएम को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है। दूसरी बात, स्टेट लोकायुक्त का जिक्र ही नहीं है वहां पे। और एक तीसरी बात ये भी उन्होंने, उसमें कई सारे और हैं, मगर मुख्य रूप से एक खतरा ये भी है कि वो कहता है सरकारी बिल कि कहीं से भी कोई भी 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए चंदा में लेके कुछ भी छोटा मोटा काम करे, उसको पब्लिक ऑफिस डिक्लेयर किया जाएगा और उनकी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही सिस्टम्स रहेगी, या सरकार के नुमाइंदे रहेंगे और उनका सजा, यदि गलत, और इच्छा सजा की बात जहां आए तो गलत शिकायत कोई कर देता है तो उसको 5 साल तक सजा मिलेगी, और जो शिकायत का सही रूप मान के जिसके ऊपर दंड होगा वो 2 साल होगा। तो कई सारे जगह बहुत सारे उसमें विरोधाभास है और हम उससे सहमत नहीं है। हम जन लोकपाल से भी सहमत नहीं है, हम सरकारी बिल से भी सहमत नहीं है। एक तीसरा मसौदा है, मगर हमें ये भी नहीं लगता है कि हमारा एक संपूर्ण और सच्चा मसौदा है। हमें लगता है इसका भी आलोचना होना चाहिए और इस देश में हम बहुत सारे लोग सोचने वाले हैं, जितने मसौदे हों वो आने चाहिए ताकि सब लोग सब मसौदों के देख के अच्छा मसौदा जो है उस पर अपना विचार रखें और निर्णय लें। ये मसौदे की बात है। अरुणा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो सरकार ने ड्राफ्ट रखा है, मसौदा रखा है, वो तो स्टैंडिंग कमेटी में गया है। क्या आपका मसौदा लेकर स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाएगी? दूसरी बात यह है, अन्ना की टीम यह कह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाकर कुछ नहीं होगा, जो तय करना है वो हमारे साथ चर्चा कर यही रामलीला मैदान में सरकार को तय करना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये भूमिका ठीक है? आपकी भूमिका क्या है? हम क्या, पहले तो ये ज्वाइंट कमेटी को हमारे एनसीपीआरआई ने एक चिट्ठी लिखा था कि हमने पूछा था प्रणब मुखर्जी साहब से और शांति भूषण जी से कि आप हमें बताइए आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं और कब बुलाएंगे आप हमें चर्चा करने के लिए। तो दोनों ने चिट्ठी भेजी कि बुलाएंगे, मगर बुलाने से पहले और बुलाया नहीं और वो कमेटी भंग हो गई। इसलिए फिर हम लोगों ने अपने मसौदा को अब आम जनता के सामने 6 जुलाई को रखे हैं और हमारा रास्ता अभी स्टैंडिंग कमेटी के अलावा कुछ नहीं है, तो हम वहां जाएंगे। क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी में हम ये भी मानते हैं, ये कहा जा रहा है उसमें भ्रष्ट लोग भी हैं, मगर हमें ये मालूम है कि आरटीआई का जो कानून था वो इतना बुरा हो गया था, जब सरकार से निकला, जब पार्लियामेंट में गया तो 153 उसमें संशोधन हुए थे स्टैंडिंग कमेटी के तहत। फिर वो 2005 का बहुत अच्छा कानून हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का मिला था। तो संभावना है, तो वो सारे लोकतांत्रिक ढांचों को हमें उपयोग करना पड़ेगा। वो एक चुनौती है हमारे लिए कि हम कितना अच्छा उपयोग करते हैं।
हमें लगता है कि जो ये डिमांड आया है कि ये मसौदा स्टैंडिंग कमेटी तय नहीं करे और कोई भी अच्छा आंदोलन हो जो बाहर बैठा है वो तय करेगा, उसमें आंदोलन ये अच्छा है, उस पर हमारा कोई शक नहीं है। मगर क्या ये पद्धति एस्टैब्लिश करेगा, उस पर हमें बहुत गहरे रूप से सोचना पड़ेगा। आज एक आंदोलन है जो अच्छा है, कल एक आंदोलन आएगा जिसकी नीति खराब होगा, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आएगा, कोई कास्ट बेस्ड ग्रुप आएगा, कोई कुछ भी आएगा, और कोई दूसरी किस्म के एक संप्रदाय के लोग आएंगे, दूसरे संप्रदाय के लोग आएंगे, वो काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, कहेंगे हमारे प्रारूप को हमारे मंच पे आके तय करिए। तो क्या पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और पार्लियामेंट जो इस डेमोक्रेसी की नींव है एक तरीके से, उसको हम हिलाएंगे तो जनता का क्या होगा भविष्य में? हम लोग तो भुगत भोगी हैं। जब भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को तोड़ने की कोशिश की है, कोई राजनीतिक दल ने किया है, कोई सरकार सत्ता ने किया है, हम जनता बहुत बुलंद आवाज से काफी जोर से बोले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब हम खुद इसको कर सकते हैं क्या? इसके नतीजे क्या होंगे? यदि हम लोग इस सरकार में विश्वास नहीं करते हैं तो कहना चाहिए इस सरकार में हम विश्वास नहीं करते हैं, ये पार्लियामेंट में विश्वास नहीं करते हैं, इस पार्लियामेंट को भंग किया जाए, नया इलेक्शन डिक्लेयर किया जाए, उसके बाद हम स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे। मगर ये कहना कि हम बनाएंगे, इसमें इंडियाज डेमोक्रेसी, देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन अबाउट वेयर वी आर लीडिंग इंडियाज डेमोक्रेसी। तो इसमें हमारा मतभेद है, कोई एक व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, इस आंदोलन से मतभेद नहीं है, एक तथ्य और उसूल पर बहुत भारी मतभेद है। इसलिए हमें लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जो वहां बैठे हुए एमपीज, एमएलएज, स्टेट में एमएलएज, वहां एमपीज वरिष्ठ हैं, तो हमें पूरे इनको जवाबदेही और पारदर्शिता के लाड़ में लाके और आड़ में लाके इनसे लड़ना पड़ेगा। मगर हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र के ये जो नींव है, ये लोकसभा, इसको किनारे कर दें। इसमें हम खतरा देखते हैं।